हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं डिफेक्टिव क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं PDE यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड चैप्टर भी। सेकंड चैप्टर का नाम है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर वो एक ही ऑर्डर की होगी, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव मिलेगा आपको हर जगह। और किस टाइप की होगी? लीनियर होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था कि लीनियर कब होगी और नॉन लीनियर कब होगी। नॉन लीनियर वाला थर्ड चैप्टर है और जिसमें लीनियर है वो सेकंड चैप्टर है। क्लियर? तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक करके जरूर जाया करें, नीचे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ दें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर किया करें ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प कर सकूँ भी। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं सेकंड चैप्टर के इंट्रोडक्शन की। अब इंट्रोडक्शन क्या है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं ये बनाते कैसे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन फिर कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, स्टार्टिंग में हमें सिंपल इक्वेशन गिवन होती है। क्या गिवन होती है? सिंपल इक्वेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव कर देते हैं। अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई या जो भी है पार्शियल डिफरेंशिएशन, एक बार करते हो दो बार करते हो वो बात अलग है। तो वहां से हमें क्या मिल जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या मिल जाती है? डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे सेकंड सेम में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अब हम पढ़ रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं। यानी कि सिंपल इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव कर दिया तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज होगी। लेकिन अगर मैं आपसे बोल रहा हूं भाई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सिंपल इक्वेशन निकालो, तो आप क्या करोगे? यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, अब डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है? एंटी डेरिवेटिव। और एंटी डेरिवेटिव को हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। यानी कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि नहीं? इंटीग्रेशन, या फिर इसको आप क्या लिखते हो? एंटी डेरिवेटिव। ठीक है ना? एंटी डेरिवेटिव कह लो, इंटीग्रेशन कह लो, बात एक ही है। यानी कि डेरिवेटिव का उल्टा। ठीक है ना? तो ये वाली चीज है। यानी कि दोबारा से फिर हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? सिंपल इक्वेशन। और दोबारा से जो सिंपल इक्वेशन हम इंटीग्रेशन से फाइंड आउट करते हैं वही इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होती है? सॉल्यूशन होती है भी। तो अब शुरुआत करते हैं यहां से। क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या फिर सॉल्यूशन कह लो या फिर इसको इंटीग्रल कह लो भी, बात एक ही है। ओ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां भी PDE लिखा होगा उसका मीनिंग आप समझाना कि हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने। तो यहां से देखिए, ए फंक्शन विच सेटिस्फाइज द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी इट्स सॉल्यूशन या फिर इंटीग्रल। अब एक ऐसा फंक्शन जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए तो उसको हम उसका सॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे छोटी क्लासों में हम पढ़ते थे भी 2x + 3 = 0, तो x की वैल्यू क्या आई? -3/2, यानी कि -3/2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका सॉल्यूशन है। ये वही वाली चीजें हैं बस। यानी कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर कोई फंक्शन आपने पुट कर दिया और इक्वेशन को वो सेटिस्फाई कर गया, दिस मीन्स वो फंक्शन इसका सॉल्यूशन है भी। क्लियर? अब उसके बाद सॉल्यूशन तो वैसे भी आपको पता है कि क्या होता है। जनरली यहाँ पे सॉल्यूशन के 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है जो आप ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, अब दोबारा भी आपको बताया जाएगा। पहले आप OD के अंदर पढ़ चुके हैं, सेकंड सेमेस्टर के अंदर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो मैथ आया था, अब दोबारा फिर उनको रिपीट करेंगे। इनको एक बार अच्छी तरीके से समझ लेना क्योंकि आगे ये पूरे मैथ में काम आएंगे भी। ठीक है ना? तो यहां से देखिए, फर्स्ट जो होता है वो होता है कंप्लीट सॉल्यूशन, या फिर कंप्लीट इसको आप इंटीग्रल भी बोल सकते हो। ठीक है ना? कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर कंप्लीट इंटीग्रल, बात एक ही है भी। क्लियर? अब वो क्या होता है? ये कंप्लीट सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। इसमें देखिए, इफ फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है, देखो यहां x भी वेरिएबल है, y भी, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, z फंक्शन है x और y का, इनकी z डिपेंडेंट वेरिएबल है, और p और q, यहां p का मीनिंग क्या होगा? बी करली z अपॉन करली x इक्वल टू p और करली z अपॉन करली y इक्वल टू क्या है? q। यानी कि इनका डिफरेंशिएशन गिवन है, ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। तो ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उनका डेरिवेटिव गिवन है हमें। उसके बाद ए रिलेशन
कैपिटल एफ एक्स वाई जेड ए बी। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या चेंज आया, वेरिएबल वही है लेकिन जो डेरिवेटिव था उसकी जगह अब क्या आ गए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आगे भी क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू 0 इज ऑब्टेन्ड। अब यहां से ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से ये सिंपल इक्वेशन हमें मिली, कैसे मिली, इंटीग्रेशन करके, एंटी डेरिवेटिव करके, यानी कि इंटीग्रेशन करके हमें ये इक्वेशन मिली। तो इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो आते ही हैं जिनको आप क्या बोलते हो, पार्शियल आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे अगर मैं आपसे पूछता हूं अभी साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप क्या लिख दोगे, माइनस का कोस एक्स लिख दोगे भी, माइनस का कोस एक्स नहीं प्लस में आप सी लगाते हो कि माइनस कोस एक्स प्लस सी, यानी कि सी आप क्या बता देते हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ए बी जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, विच कंटेन्स एज मैनी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, यानी कि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने होंगे ये देखिए, एज देयर आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल उतने ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या थे यहाँ, एक्स और वाई, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी दो ही आए, ए और बी। अगर एक और कोई वेरिएबल होता, मान लिया यहाँ पे एक्स वाई के साथ एल एक और वेरिएबल होता इंडिपेंडेंट, तो यहाँ एक सी और आ जाता भी, यानी कि तीसरा भी आ जाता। क्लियर, तो ये सारी चीजें आपने ध्यान रखनी है। तो देन हम ये जो इक्वेशन आई है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वाली, इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्लीट इंटीग्रल या फिर कंप्लीट सॉल्यूशन। क्लियर, तो ये था भी कंप्लीट सॉल्यूशन की डेफिनेशन, बिल्कुल सिंपल सी है, आपको इजीली समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर जैसे नाम से हमें ऐसा पता चलता है भी हम किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अभी मैं बोल देता हूं पर्टिकुलर पर्सन, ठीक है ना, यानी किसी विशेष एक के बारे में, सभी के बारे में नहीं। एक होता है जर्नल सी चीज, भी इंसान खाना खाते हैं, एक जर्नल सी चीज होगी। एक मैं बोल रहा हूं रमेश खाना खाता है, ये पर्टिकुलर चीज होगी भी। ये कंप्लीट इंटीग्रल है, ये पर्टिकुलर यानी कि कुछ विशेष होने वाला है भी। तो इसमें सिंपल लिखा है, इफ वी असाइन द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ ए एंड बी, अगर आप उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए बी की जगह कुछ वैल्यू पुट कर देते हो, बी ए की जगह आपने 4 पुट कर दिया, बी की जगह आपने 5 पुट कर दिया, दिस मीन्स अब वो आर्बिट्रेरी नहीं, अब वो किस टाइप की वैल्यू हो गई है, एब्सोल्यूट। क्योंकि दो टाइप के कांस्टेंट होते हैं, आपको पता होना चाहिए, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्रेरी। अगर ए बी लिखा है लेकिन ए बी है तो कांस्टेंट, ये नहीं पता भी क्या है, अब ए का 4 बना दिया, बी का 5 बना दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू में चेंज हो गए, दिस मीन्स ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने रख दी। तो तब अब वो जो कंप्लीट सॉल्यूशन था, अगर उसमें आप ए बी की वैल्यू रख देते हो तो वो किस में चेंज हो जाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल या फिर पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर। तो ये डिफरेंस होता है कंप्लीट सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर, या फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल आप कह सकते हो। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड टाइप, यानी कि जर्नल सॉल्यूशन। अब जर्नल सॉल्यूशन क्या होता है, इसको देखिए ध्यान से। अब इसमें हमने क्या किया है, हमने मान लिया लेट एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी इक्वल टू 0, ये जो अभी मैंने पर्टिकुलर कंप्लीट सॉल्यूशन के अंदर बताया था, ये क्या है, ये कंप्लीट सॉल्यूशन है एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का जो इस फॉर्म में गिवन है। वो मैंने अभी बताया था कि पी और क्यू ये दो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कर ली जेड अपॉन कर ली एक्स को, ये कर ली जेड अपॉन कर ली वाई को, और यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एक्स वाई। तो इसी वजह से ये दो क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है भी। अगर ये इसका सॉल्यूशन है और इफ b इक्वल टू फाइव ऑफ ए, यानी कि b फंक्शन है किसका, a का, देन अब ये इक्वेशन किस फॉर्म में चेंज हो जाएगी, f ऑफ x y z a, और b की जगह हम क्या लिख देंगे, फाइव ऑफ a इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट वन ऑफ द फैमिली ऑफ द सरफेस गिवन बाय दिस सॉल्यूशन। यानी कि जो सॉल्यूशन यानी कि जो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगा, उसमें से जो ये इक्वेशन है ये भी उनमें से किसी एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करेगी। उसके बाद जो मेन मुद्दा है, द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जेड ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग द कांस्टेंट ए। अब हमें एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन बताना है, किसको एलिमिनेट करके, ए को एलिमिनेट करके। बिटवीन द इक्वेशन कौन सी इक्वेशन के बीच एलिमिनेट करना है, एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए फाइव ऑफ ए, ये जहां ये किसकी वैल्यू है,
b की वैल्यू है, क्योंकि b किसका फंक्शन था, a का, b इक्वल टू फाई ऑफ a एंड करली f अपॉन करली a इक्वल टू 0। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस में से a को एलिमिनेट कर देते हो तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, और वो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को जरूर सेटिस्फाई करेगा भी। क्लियर, ये जनरल सॉल्यूशन सा सिंपल सा मुद्दा एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि ये हमने क्या मान लिया, कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर ऐसा है और b है a का फंक्शन यानी कि फाई ऑफ a, देन दिस सॉल्यूशन यानी कि f ऑफ x y z a b की जगह फाई ऑफ a इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ द फैमिलीज ऑफ द सरफेस गिवन बाय दिस इक्वेशन, यानी कि इस इक्वेशन से जो सरफेस गिवन होगा उसमें से वन ऑफ द फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा ये वाला, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन। तो एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन अगर हम निकाल पाते हैं a को एलिमिनेट करके, किन के बीच से, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, इन दोनों में से जहां भी आपको ये दिखे उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या जैसे भी कैंसिल आउट कर देना है, तो बाद में जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम क्या नाम देंगे, जनरल सॉल्यूशन नाम देंगे। क्लियर, उसके बाद आते हैं सिंगुलर सॉल्यूशन पे। नाम से ऐसा पता चल रहा है भी सिंगल ऐसा कुछ होने वाला है, तो इसमें भी वही चीजें लिखी हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, थोड़ा सा अलग है वो मैं बताऊंगा कि कहां पे। भी सेम एज इट इज एफ ऑफ एक्स वाई जेड ए बी, ये सॉल्यूशन है इस गिवन इक्वल टू 0 है गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्लियर, देन अगर हम रिलेशन निकाल पाते हैं एक्स वाई जेड के बीच में बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। अब यहां ध्यान से देखो, यहां दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहां कितना था, ए की आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, क्योंकि बी की वैल्यू किसकी टर्म में लिखी गई थी, ए की टर्म में, क्योंकि बी फंक्शन ए का था, लेकिन यहां ए बी में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं होगा, ये ध्यान रखना भी, ठीक है। अगर हम ए बी की वैल्यू को एलिमिनेट करके सॉल्यूशन निकालते हैं, एक्स वाई जेड के बीच का रिलेशन निकालते हैं, कहां से, एक तो इसके सॉल्यूशन से जो कंप्लीट सॉल्यूशन था, एक करली एफ अपॉन करली ए से और एक करली एफ अपॉन करली बी इक्वल टू 0 से। अगर इन तीनों इक्वेशन से हम ए बी को एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि दो वेरिएबल है तो तीन इक्वेशन चाहिए एलिमिनेट करने के लिए। अगर दो ही वेरिएबल है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, अगर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और दो ही इक्वेशन है तो वो उनको एलिमिनेट करना लगभग इम्पॉसिबल जैसा हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ तीन इक्वेशन है, दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इजिली रिमूव कर सकते हैं, तो जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर सॉल्यूशन। यानी कि अगर इन तीनों में से आप ए और बी को एलिमिनेट कर दो और सारा कुछ एक्स वाई जेड के अंदर मिक्स करके लिख दो तो वो क्या बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन। लेकिन सिंगुलर सॉल्यूशन में एक और खास बात है, ये ध्यान रखना, सिंगुलर सॉल्यूशन को हम बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनवेलोप ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि इसको कंप्लीट सॉल्यूशन का लिफाफा बोला जाता है भी। ये जस्ट वैसे मजाक था, यानी कि याद करने का तरीका है। इसको हम क्या बोलते हैं, एनवेलोप ऑफ कंप्लीट सॉल्यूशन, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन का लिफाफा है ये सिंगुलर सॉल्यूशन। तो इसको ऐसे आप याद रख सकते हो कि जस्ट ये एक नेम है। तो इस तरीके से ये था भी सिंगुलर सॉल्यूशन और ये है आपका जनरल सॉल्यूशन। तो ये थे आपके चार टाइप के सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, उसके बाद पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तीसरा था जनरल सॉल्यूशन और चौथा था लिफाफा यानी कि सिंगुलर सॉल्यूशन। ये चार टाइप के सॉल्यूशन पढ़े। अब मेन मुद्दा ये है भी सॉल्यूशन तो हमने सीख लिए कि चार टाइप के होते हैं, लेकिन इनको निकालते कैसे हैं, कितने मेथड आपने पढ़ने हैं, अब हम वो चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड हमारा है, टोटल दो ही मेथड है इस चैप्टर के अंदर और एक ही एक्सरसाइज है, बिल्कुल सिंपल सी है। जो फर्स्ट मेथड है वो है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पीडीई यानी कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय डायरेक्ट इंटीग्रेशन, यानी कि आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन से कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हो। दूसरा मेथड आएगा सॉल्यूशन ऑफ लैग्रेंजेस लीनियर इक्वेशन। क्लियर, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहां से डायरेक्ट इंटीग्रेशन देख लेते हैं भी किस तरीके से आप डायरेक्टली इंटीग्रेशन करके किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हो। ध्यान से देखिए, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख लिया एक्सरसाइज का 2.1 का, तो करली क्यूब जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर करली वाई, इनके ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है इक्वल टू कोस ऑफ 2x प्लस 3y है। अब इसमें डेरिवेटिव है, अगर डेरिवेटिव से सिंपल इक्वेशन में चेंज करना है तो इंटीग्रेशन आपको करना ही पड़ेगा। क्लियर, तो यहां से देखिए स्टार्टिंग में हम लिख देते हैं यहां इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहां से ट्रीटिंग y एज ए कांस्टेंट। ठीक है,
यानी कि आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, या हम आप जो भी है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन कर रहे हैं, लेकिन y को हम एक कांस्टेंट मान रहे हैं भी, ठीक है ना। ये नहीं कि x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दो तो y को भी वेरिएबल, ये y क्या है, कांस्टेंट है। तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे तो एक डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, करली स्क्वायर z अपॉन करली x और करली y इक्वल टू कोस ऑफ एंगल जो भी है थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन, यानी कि साइन 2x प्लस 3y, और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड में, एंगल का 2x का डेरिवेटिव 2, यानी कि 1/2 लगेगा, 3y का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब यहां ध्यान रखना, इंटीग्रेशन कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूल जाना। लेट सपोज ये फाई ऑफ y, ये हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि y को ट्रीट किया हमने एज ए कांस्टेंट, क्लियर। उसके बाद अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, सेम यही लाइन आप यहां दोबारा फिर लिखोगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट। दोबारा इंटीग्रेशन करोगे तो डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, सिंगल में चेंज हो जाएगा, यानी कि करली z अपॉन करली y बचा। अब साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कोस, तो -1/2 कोस ऑफ 2x प्लस 3y, ठीक है। और 2x का डेरिवेटिव 2 डिवाइड में, तो 2 × 2 ये क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन हमने कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, मान लिया 5 लिखा है, 5 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, 5x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x 5 ऑफ y, इसके साथ x लग गया। लेकिन अब दोबारा इंटीग्रेशन किया, दोबारा फिर आपने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना है। लेट सपोज मैं लगा लेता हूं ओमेगा ऑफ y लगा लेता हूं, कुछ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। ये w नहीं ओमेगा है, ऐसे इस तरीके से। उसके बाद आप देखो y रह गया। अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, और यहां क्या लिखोगे, ट्रीटिंग x एज कांस्टेंट। x को आपने क्या लेना है भी, कांस्टेंट लेना है। विद रिस्पेक्ट टू y यहां इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन जाएगा, z, क्योंकि z का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर दिया, उल्टा z बन गया भी। अब कोस का क्या होता है, वही प्लस का साइन, तो यानी कि -1/4 एज इट इज कोस 2x प्लस 3y। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हो तो 2x का डेरिवेटिव 0, 3y का डेरिवेटिव 3 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा कितना हुआ, 12, ये हो गया। प्लस अब इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू y, x तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन यहाँ फाई ऑफ y dy, हमें नहीं पता है इसका क्या होगा, ये जस्ट एक कांस्टेंट वैल्यू थी, फाई ऑफ y dy लिख दिया हमने, जो भी होगा। प्लस ऐसे ही ये क्या होगा, ये वाला है कि नहीं, ये क्या बनेगा, ओमेगा y dy। अब यहाँ फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ फिर लगाना है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x की फॉर्म में लगेगा, उसको हम क्या लगा सकते हैं, जैसे कुछ भी लगा दो, साइन ऑफ x, कुछ भी लिख सकते हो आप, साइन ऑफ x। मान लिया ये कोई फंक्शन x का, ये जस्ट हमने क्या लिया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये हमारा क्या होगा भाई, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन निकाल दिया डायरेक्ट इंटीग्रेशन से, क्लियर। अब आते हैं सेकंड पे। सेकंड में भी सेम एज इट इज है, करली क्यूब z अपॉन करली x स्क्वायर करली y है, ये 18xy स्क्वायर इक्वल टू दिस, ट्रिपल ऑर्डर डेरिवेटिव है, 3 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसको रख लेते हैं यहाँ अलग, ठीक है ना, ये फर्स्ट था हमारा। अब स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, और y को हमने क्या लेना है, कांस्टेंट, ध्यान रखना y को आपने क्या लेना है, कांस्टेंट। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे, एक डेरिवेटिव खत्म, यानी कि करली स्क्वायर z अपॉन करली x करली y। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर रहे हो, x का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर बाई 2, जब 2 से 18 को कैंसिल करोगे तो ये 9 आया, तो ये x स्क्वायर y स्क्वायर। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कोस, और ये क्या आएगा 2x माइनस y, और यहां से देखो 2x का डेरिवेटिव 2, वो डिवाइड में, यानी कि 1/2 हो गया, इक्वल टू 0 है, यानी कि राइट साइड में हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, फाई ऑफ y ले लेते हैं, ठीक है। अगेन इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x करोगे, दोबारा इंटीग्रेशन किया तो क्या बचा, करली z अपॉन करली y, एक डेरिवेटिव बच गया। विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे, x स्क्वायर का क्या आएगा, x क्यूब बाय 3, 3 से 9 को कैंसिल करोगे, कितना आया 3x क्यूब y स्क्वायर।
कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस का साइन, यानी कि ये -1/2 एज इट इज, ये साइन 2x माइनस वाई। अब देखो 2x का डेरिवेटिव 2, फिर तो 2 इंटू 2 कितना होगा 4, इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x हम कर रहे हैं तो क्या लगेगा x फाई ऑफ y प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फिर लगाना पड़ेगा, जिसको हम लिख लेते हैं साइन ऑफ, क्या लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किया है तो साइन ऑफ y अगेन लिख लिया, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन साथ में x लग गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू y, जहां x आपने क्या लेना है कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू y यहां से इंटीग्रेशन करोगे तो ये क्या बन गया z, विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेशन किया तो y स्क्वायर का क्या है y क्यूब बाय 3, 3 से 3 कैंसिल, सॉरी ये इक्वल नहीं यहाँ प्लस है भी, ठीक है, ये बाय मिस्टेक लग गया तो 3 कैंसिल, ये क्या बचा x क्यूब यानी कि z प्लस x क्यूब y क्यूब, ये -1/4 एज इट इज। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, तो माइनस माइनस क्या बना देगा प्लस, तो यहाँ लिखेंगे कोस ऑफ 2x माइनस वाई, लेकिन इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y फिर डिवाइड में आएगा 2x का 0, माइनस वाई का डेरिवेटिव -1 डिवाइड में जाएगा तो दोबारा फिर क्या बना देगा माइनस, तो ये हो गया इंटीग्रेशन इक्वल टू राइट साइड में इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है y, तो x बाहर, ये इक्वल टू वाला यहाँ से फाई ऑफ y dy प्लस इसका इंटीग्रेशन यहाँ साइन ऑफ y dy और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम क्या लिख लेते हैं ओमेगा x, क्लियर। तो ये आया भी हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है, जो भी सॉल्यूशन निकालना था डायरेक्ट इंटीग्रेशन से हमने निकाल दिया। अब उसके बाद बचता है थर्ड, ठीक है, तो थर्ड में जो है वो है करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। सिंपली वही काम करना है जैसे अभी हमने फर्स्ट और सेकंड में किया। मैं इसको एक बार हटा देता हूँ यहाँ से, तो इसको सोल्व करते हैं। मैं थोड़ा डायरेक्ट वे में बता देता हूँ भाई इसको थर्ड वाले को, क्योंकि सिंपल सा है। स्टार्टिंग में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करोगे तो क्या बचा करली z अपॉन करली x, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाय 2 और साथ में y लग गया, और प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फाई ऑफ y, इसको मत भूल जाना भी। दोबारा फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन किया z बच गया, तो यहाँ से क्या आया x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3, 3 इंटू 2 6, ये आया y, और फाई ऑफ y का क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो x फाई ऑफ y और प्लस क्या लग जाएगा एक और साइन ऑफ y लगा लो, बस हो गया सोल्व। सिंपल सा था, 2 बार x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर दिया तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आई भी। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड जो इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे, यानी कि एक्सरसाइज 2.1 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड थे, ये थे भी डायरेक्ट इंटीग्रेशन के क्वेश्चन, यानी कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आप इसका सॉल्यूशन निकालो। लेकिन अभी सेकंड मेथड और रहता है जिसमें हमने लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि ये चैप्टर पूरा ही हो जाए। एक ही एक्सरसाइज है, अगर नेक्स्ट के अंदर नहीं कंप्लीट होता तो थर्ड वीडियो में तो ये 100% हो जाएगा भी, क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को शेयर जरूर किया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि है सेकंड मेथड के साथ, क्लियर।